हेलो, मैं होली फैमिली हॉस्टल गर्ल्स को उनके सुंदर डांस के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके लिए थोड़ा तालियों से हर से बधाई करें। और मैं उस मेहमान से आप लोगों को अवगत कराऊंगा जो शायद आप सभी ने नहीं जानते होंगे। हमारे बीच दूर दराज से चलकर आए हुए सर परवीन पीटर, जो रांची से चलकर आए हुए अतिथि का महाविद्यालय परिसर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सर, आप कृपया करके स्टेज पर आए एवं अपनी बातों के माध्यम से हमारे बीच कुछ बातें साझा करें। फेसबुक लाइव है। अच्छा, ठीक है, ऐसे करके ना पुनः उनके लिए तालियां होना चाहिए। जोहार। आप लोग भी जोहार बोलिए। जोहार। मंगल हाजदा जी को बहुत धन्यवाद कि और मुझे, मैं तो आया हुआ था यहाँ पे, तो आप लोग के बीच में आ गया। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अमन प्रयास नामक एक संस्था है हम लोगों का, जो, और मैं अधिकतर रांची में रहता हूँ, लेकिन इधर संथाल परगना के इलाकों में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। और पिछले कोरोना के समय में हम लोग काफी प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाने में मदद किए, और झारखंड का जो श्रम विभाग है उसके साथ में हम लोग बीच में हम लोग उनके साथ संपर्क में रहते हैं कि यहाँ के जो लोग बाहर गए हुए हैं वो लोग सुरक्षित रहें, उन लोगों को उनका पेमेंट मिले, इस पर हम लोग काम करते रहते हैं। तो आदिवासी समाज के बीच में इधर 25-30 वर्षों से आप लोग के साथ संपर्क रहा है। तो जो मैं आप लोग की भाषा नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन जो जानता हूँ वो आपको थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र में विश्व आदिवासी दिवस करीब 1985 के आसपास से 1985 के 80 के दशक में शुरू हुआ, जबकि संयुक्त राष्ट्र 1950 में बन गया था। लेकिन आदिवासियों का जो दिवस है ये करीब 1980-82 के समय से शुरू हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र में आप लोगों को जो आदिवासी को बोला जाता है इंडिजिनस पीपल, तो इंडिजिनस पीपल बोला जाता है। और भारत सरकार ने एक्चुअली जब संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में बोला कि भारत देश में इंडिजिनस पीपल नहीं है, ऐसा बोला था कभी। लेकिन यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल है, जो आदिवासी है, यहाँ पे भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से बोले जाते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो तो मुख्य धारा का जो हिंदू समाज है उसमें जो नीचे का वर्ग है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो आदिवासी समाज के लोगों को अधिकतर बोला जाता है। और मुख्यतः भारत में दो क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासी समाज है। वो एक है सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, जो गोंडवाना लैंड करके आप बोल सकते हैं, महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये पूरा जो इलाका है नॉर्थ, ये जो उत्तर का इलाका है इसको बोलते हैं। और एक है उत्तरी पूर्व का नॉर्थ ईस्ट का इलाका, तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आदिवासी लोग हैं। और आदिवासी लोग में तो जो इंडिजिनस पीपल को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र में जो बातें चली,
ये चली कि सहयोगी इंडिजिनस पीपल मतलब आदिवासी लोगों का अपना संस्कृति है और अपनी भाषा है और अपना क्षेत्र है। ठीक है, तो क्षेत्र याद रखिए, भाषा याद रखिए, संस्कृति याद रखिए। तो क्षेत्र का मतलब हो गया, जैसे भारत में कई क्षेत्र हैं जहां पे आप आदिवासी समाज से ही सरकार के माने कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राज्य के प्रतिनिधि एमएलए या एमपी चुने जा सकते हैं, उस क्षेत्रों से चुना जा सकते हैं। वो क्षेत्र क्या है, जहां पे घनत्व ज्यादा है आदिवासी लोगों का, वहां पे घनत्व ज्यादा है, तो वहां से प्रतिनिधि कौन होंगे, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि होते हैं। तो एसटी सीट जो है झारखंड में हम जानते हैं कि 14 में से कितनी सीट्स हैं एसटी की, आप लोग को मालूम है क्या, याद है? 14 में से एमपी सीट्स जो है झारखंड में, उसमें से कितने आदिवासी के लिए आरक्षित है, आपको याद है? तो मुझे, मैं एकदम आंकड़ा यहाँ पे नहीं रखा हूँ, लेकिन 14 में से शायद 7 सीट जो है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। हाँ, उसी प्रकार से विधानसभा में जो 81 सीट्स हैं, 81 में से करीब करीब 40 सीट्स जो है वो जो है आदिवासी ही वहां से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो क्षेत्र का मायने यह है कि आदिवासियों का कुछ क्षेत्र है जहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषा का ये हो गया कि अलग अलग भाषा है, और इसलिए भाषा जो आप देखेंगे कि आप लोग में से कई लोग यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पे भाषा विभाग है, या यहाँ पे भी अभी ग्रेजुएशन में आप संथाली करते हैं और दूसरी भाषा का भी स्कोप है। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओराव कुरुक भाषा नहीं सिखाई जाती है। कुरुक भाषा तो, क्योंकि यहाँ पे कुरुक लोग नहीं है, ओराव लोग नहीं है, ओराव लोग की भाषा को कुरुक बोलते हैं, तो वो वहाँ पे रांची में सिखाई जाती है। तो करीब करीब 8 आदिवासी भाषा जो है उसका डिपार्टमेंट झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी में TRL, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, ये है वहां पे, जहां पे डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी थे, और डॉक्टर रामदयाल मुंडा फिर रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, और उनका एक मुहावरा था, वो मुहावरा ये बोलता था कि जे नाची से बाची, जे नाची से बाची, इसका मतलब है हिंदी में इसका ऐसे है कि जो नाचेगा वो बचेगा। नाचने का मतलब है जो अपनी भाषा बोलेगा, जो अपना नृत्य जो है वो जिंदा रखेगा, भाषा और नृत्य जिंदा रखेगा, संस्कृति जिंदा रखेगा, वो समाज बचा रहेगा। जो समाज अपना भाषा, गीत, नृत्य भूल जाएगा, वो समाज भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए जे नाची से बाची जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो थे, और वो पढ़ाते थे, लेकिन वो सांस्कृतिक टीम लेके विदेश जाते थे, 40-50 लोगों का टीम लेके विदेश जाते थे, और वहां पे वो प्रदर्शन करते थे। और आपने एक और मुकुंद नायक जी का नाम सुना होगा, मुकुंद नायक जी के वो भी जाते थे। इस प्रकार से ये बात मैं रखना चाहता था। दूसरी एक और शख्सियत की बात जो मैं करना चाहता हूँ, अच्छा, एक बात है कि हम लोग सिंधु कानून उनका बात जो करते हैं, तो जब हम लोग इतिहास में लिखा हुआ है कि इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, बताइए? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ? तो हम लोग आजादी पाए हैं 1947 में, 1947 में। लेकिन
पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह, जिसमें तो सिपाही विद्रोह को पहला स्वतंत्रता आंदोलन का बोला जाता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग जानते हैं कि 1855 में सिंधु कानू का विद्रोह होता है ना, और संथालपुर होता है। और 1855 संथालपुर से पहले भी 1789 में तिलका मांझी का विद्रोह है। तिलका मांझी ने एक अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट क्लीवलैंड जो था, जो भागलपुर का कमिश्नर था, ये सारा एरिया भागलपुर के अंदर में आता था, भागलपुर कमिश्नर के अंदर में आता था, तब दुमका और संथाल वगैरह नहीं बना था। तो भागलपुर में रॉबर्ट क्लीवलैंड को तीर से उसने मारा था और इसीलिए तिलका मांझी को फिर फांसी की सजा हुई थी, जो भागलपुर में तिलका मांझी चौक है ना। तो इसलिए स्वतंत्रता के आंदोलन में भी आदिवासी आंदोलन जो है वो भी हम लोग याद रखें कि उसको इतिहास में कभी कभी बोला नहीं जाता है, लेकिन वो हम लोग को याद रखना है। और ये मैंने इतिहास के बारे में बता दिया। और एक इतिहास की बात यह भी बताना चाहता हूं कि संविधान जब बना था, संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान नहीं बनाया, उसमें 41 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बना था, संविधान सभा बना था, जिसमें 41 लोग थे। 41 लोग में शायद 5 आदिवासी थे या 3 आदिवासी थे, लेकिन जो एक आदिवासी जो इस क्षेत्र के थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का नाम सुना है? तो आप रांची जाएंगे तो रांची में एयरपोर्ट का नाम है जयपाल सिंह मुंडा एयरपोर्ट, और हॉकी स्टेडियम है जयपाल सिंह मुंडा का नाम। तो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। उनको यहाँ से वो मौका मिला था कि वो विदेश जाके पढ़ाई कर सके। उन्होंने वकालत पढ़ाई की और वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ संविधान सभा के सदस्य थे। और संविधान सभा की बहस में उसमें ये बात आती है कि उन्होंने आदिवासियों के इस मुद्दों को संविधान सभा में उठाया था। तो ये भी बात है कि उनका जयपाल सिंह मुंडा का हमको याद रखना चाहिए कि संविधान अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं, उसका आदिवासी का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, वो हम लोग को याद रखना है। बस मुझे लगता है इतना है कि हम लोग को समय ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक लास्ट बात है कि हम लोगों को आदिवासी समाज में धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होने देना है ना। धर्म के नाम पे भी बंटवारा कभी कभी अभी उन्हें उछाला जाता है, तो वो नहीं होने देना। सभी आदिवासियों को एक साथ रहना। मैं सर प्रवीण पीटर जी को उन्होंने हमारे बीच शिक्षाप्रद कथा कहा और उसके साथ साथ उन्होंने हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातों से वाकिफ कराया जो हम लोग वाकिफ नहीं थे। इसलिए मैं सर प्रवीण पीटर जी को पुनः तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनके लिए तालियां हो जाए। इसी के साथ